अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा प्रोग्राम जिस उन्वान पर है उसके लिए मैं बहुत हसास हूँ। अगरचे हमारी हसासियत कम होती जा रही है, हम लोग गैर हसास होते जा रहे हैं, इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं, लेकिन आज का उन्वान का ताल्लुक हमारे इज्तमाई मसले से है। ये जो आज हम देख रहे हैं, मुसलसल बारिशों का सीजन, बेवक्त बारिशें, सैलाब, तूफान, हीट वेव, इन सब का ताल्लुक आज के उन्वान से है। हमारा उन्वान आज का टॉपिक जंगलात और माहौलियात। हम माहौलियात को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं या जंगलात की क्या अहमियत है हमारी जिंदगी में, अगर हम खुद सोचे तो थोड़ा सा शर्मिंदा होना हमारा बनता है। आज हमने अपने इस टॉपिक के लिए जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है वो हैं प्रोफेसर हैं सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टंडो जाम में प्रोफेसर अल्ताफ ए सयाल साहब। हम उनको ऑन बोर्ड लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम कारदार साहब, क्या हाल है? खुश आमदेद। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आप हमें यहाँ पे आपने हमें टाइम दिया कि इतने इम्पोर्टेंट इशू पे हम बात करेंगे। पहले तो आप ये बताएं, आप खैरियत से हैं? सब ठीक है वहाँ पे? बारिशों ने कुछ बारिशों ने बहुत बड़ी तबाही कर दी है इधर, स्पेशली जो है ना, ये तो मीडिया पे तो सिर्फ कराची आ रहा है, लेकिन मैं वो सैटेलाइट से देखता रहता हूँ कि कितना डैमेज हुआ है। तो मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सबसे ज़्यादा जो है ना वो इम्पैक्ट जो हुआ है ना, वो मेरे हिसाब से जो एग्रीकल्चर तबाह हो गई है मीरपुर खास की। उसके बाद सांगड़ है और उमरकोट है। वो इन अजला की जो है ना वो एग्रीकल्चर ऐसे समझें कि वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। हाँ, कराची में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ है, बहुत बारिश हुई है, लेकिन उसमें जो है ना वो ऐसे कहें कि ह्यूमन जो फैक्टर है वो ज़्यादा है। एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप लेक्स पे बनाएंगे, अपनी सिटीज बनाएंगे। जी हाँ, जी हाँ, जहाँ भी हम ये बकायदा प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं, हम यही पूछना चाह रहे हैं कि ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ये जो जंगलात और माहौलियात के साथ हम कर रहे हैं, पहली बात तो ये बताएं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ और जी हम रिसर्च में इन्वॉल्व रहे हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि मैंने स्कूल टाइम में खाली छांगा मांगा के बारे में पढ़ा था। वो एक जंगलात होते हैं और वो भी लाहौर में। जब मैंने जाके देखा तो वो मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और भी मैं हंस रहा था उस वक्त, लेकिन ये कि बस इतना ही याद है मुझे। तो ये हमारी जिंदगी में या हमारी तालीमी निज़ाम में या हमारे माशरे में कोई सोचता भी है जंगलात के बारे में या माहौलियात के बारे में? आप क्या समझते हैं? ये आम जो पब्लिक है ना, क्योंकि हमारी जो पढ़ी लिखी पब्लिक है वो ज़्यादा है, वो कम है बनस्बत वो जो आम आदमी जिसे हम कहते हैं। तो आम आदमी को जंगलात के बारे में इतना वो नहीं है फिक्र, जंगलात हो ना हो उनका वो आजकल वो नहीं है इंटेंशन के जंगलात हों तो क्या फ़ायदे होंगे, जंगलात ना हो तो क्या नुकसानात होंगे। वो आम आदमी का वो इशू नहीं, उनका इशू है अपने है ना रोज़गार का इशू, क्योंकि वो अपनी रोज़गार में ही इतने फंसे हुए हैं कि दूसरे चीज़ों पे देख। बट कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या कुछ जो एजुकेटेड पीपल हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या जो जिनको शऊर है, वो सोचते हैं कि हम जंगलात को होना चाहिए, जो और जंगलात की इम्पोर्टेंस का उनको पता है। सच्ची बात मैं बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान की तकरीबन 50% पॉपुलेशन अब शहरों में ही आ गई है। तो खासतौर पे बड़े शहर, कराची एज अ कराचियाइट, मैं इस बात पे शर्मिंदगी से एक्सेप्ट करता हूँ कि जंगलात का हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही बात है आपकी। इवन एग्रीकल्चर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको मैं हैरत बताऊं कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरा ख्याल 10 साल हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्टार्ट हुए, यानी कि 50 साल से हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं था और हॉर्टिकल्चर, इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं था। जी तो ये बताएं जरा, हमें बताएं, मुझे बताएं, एजुकेट करें कि क्या सिनेरियो है अभी पूरे पाकिस्तान में फॉरेस्ट का, कि
फॉरेस्ट इनफ है, कम हो गए ज्यादा? जी, मेरे ख्याल में जो फॉरेस्ट है, मैं कुछ मेरे पास डेटा अवेलेबल है अपने लैपटॉप में कि फॉरेस्ट जो पूरी दुनिया में तकरीबन 1.6 बिलियन जो पीपल है उनको रोजगार मुहैया करता है। यानी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो जो उनका जो ज़रिए माश है वो वो फॉरेस्ट से आता है। 1.6 बिलियन पीपल, ठीक है। अब किसी भी मुल्क में तकरीबन 25% उसकी जो एरादी है, जो ज़मीन है, वो जंगलात के अंडर होनी चाहिए। तो वो हम समझते हैं कि वो माहौलियाती हिसाब से वो ठीक है। अदरवाइज वो अगर कम है तो फिर उसका इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इस वक्त जो ज़मीन में अगर देखें, ओवरऑल देखें सारे मुल्कों की को मिलाएं तो 30% जो एरादी है वो अंडर जंगलात है। 25% होना चाहिए। अच्छा, किन ममालिक में बहुत कम है? जैसे पाकिस्तान में आए तो पाकिस्तान में जो है वो 4.54 जो मिलियन हेक्टर्स एरादी पे जो हमारे हैं वो जंगलात हैं। जो पूरी एरादी जो जोग्राफिकल एरिया है पाकिस्तान का वो बनता है 5.4%। हमें चाहिए 5.4% और 25% होना चाहिए। वो मस्ट है किसी मुल्क में कि माहौलियात के लिए वो ज़रूरी है कि वो 25% होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जो सिनेरियो जब देखते हैं, इस सिनेरियो में पाकिस्तान देखते हैं तो पाकिस्तान का 5.4% जो एरादी है वो जंगलात के हैं। और अच्छा, जब मैं ये बात थोड़ा सा मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री को, ये जंगलात दो बातें ना। एक तो जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त हमें इतने ही जंगलात मिले थे या कम हो गए हैं? ये कितने मिले थे? वो जंगलात पता है आपको? क्योंकि नहीं, उस वक्त का मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे सिंध का अवेलेबल है कि पहले जंगलात बहुत थे लेकिन अब कम है। वो सिंध का भी बताऊंगा कि किसे डिटेल में। लेकिन इस वक्त जो सिंध की पोजीशन वो पाकिस्तान का तो 5.4% है, लेकिन पाकिस्तान में जो वो है वो 2.5% है। यानी पाकिस्तान का ओवरऑल जो देखें तो 5.4% पे वो जंगलात हैं, लेकिन सिंध में जो है वो 2.5% पे जंगलात हैं। सिंध में 2.5% पे है, बहुत कम है। क्योंकि जो ज़्यादातर वो केपी और पंजाब और वो जो अब नादरन एरियाज हैं उनमें जंगलात हैं। आपको पता है? जी हाँ, वो तो जी नॉर्दर्न लेकिन एरियाज यहाँ पे हाँ नादरन एरियाज में जंगलात है, और इसीलिए जो जंगलात का जो ट्रेनिंग वगैरह का जो सेंटर है जहाँ एजुकेशन वो भी केपी में है। तो अब जो ये जो पाकिस्तान में जंगलात हैं तो एक तखमीना लगाया गया है कि इसमें तकरीबन 243 जो मिलियन जो टन जो है वो कार्बन जो है वो स्टॉक है पाकिस्तान के जंगलात में। तकरीबन 243 मिलियन कार्बन है। अब जैसे ही हम जंगलात अपने तबाह करेंगे तो वो कार्बन इंक्रीज होगी एटमॉस्फेयर में और पूरा एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो जंगलात हैं वो कम हुए हैं। मैं वो डिटेल बाद में आपको बताऊंगा कि उनके वजूहात क्या हैं, कैसे करना चाहिए। सही। मतलब ये अब हम बात करते हैं, हम आपने बता दिया कि 25% होने चाहिए। हमारे पास 5.5 6% लगा लेते हैं, 6% जंगलात हैं। सिंध में तो 3% है। अच्छा, ये क्या फर्क पड़ता है, क्या असरात होते हैं कि जब जंगलात या कहते हैं ना लैंड यूज्ड एंड लैंड कवर्ड में जब चेंज आता है, आबादी की वजह से दरख्त कटते हैं, जंगलात कटते हैं, तो कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं आबादी पे? पहली बात तो यह है कि जंगलात कटने की वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो एरोजन का ज़्यादा होता है। जहाँ पे जंगलात होगा वहाँ पे खाद का ज़मीन खाद होती है बहुत, तो वो ज़रख़ेज़ ज़मीन वहाँ की चली जाती है और वो ज़मीन पे इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके अलावा ये माहौलियात में यानी जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है। उसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है। उन्होंने हमने देखा है कि ये 4 से जो है 7 डिग्री तक का फ़र्क पड़ जाता है अगर जहाँ पे जंगलात हैं और जहाँ पे जंगलात नहीं है। या एक जगह लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के रीजन में जो जंगलात कम होने की वजह से 3.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। जी और इस टेम्परेचर राइज होने का क्योंकि मैंने जी मैंने वो ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का किया था। यानी वो 1960 से लेके ठट्टा नहीं है, इंडस डेल्टा था कि जिसमें ठट्टा ओल्ड ठट्टा अभी जो सिजावल और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट का,
तो वो तकरीबन जो है 2 डिग्रीज का फ़र्क हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंग्रोव थे वो मैंग्रोव में काफ़ी चेंजिंग है। मैंग्रोव जो ऐसे समझें कि वो 3 मिलियन हेक्टर्स पे थे, वो अब कम होके, जो कोई कहता है कि 1 मिलियन हेक्टर पे, किसी की एस्टिमेशन है 1.6 मिलियन हेक्टर्स पे, तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी कम हो गए हैं। तो जी इसी जी वजह जी से जो है वहाँ पे भी जो है तकरीबन 2 डिग्रीज का फ़र्क था, जो यानी 1990 से पहले और जो आजकल चल है, तो उनमें तकरीबन 2 डिग्रीज का फ़र्क था कि वो गर्मियों में। और हमने सर्वे भी किया था, लोगों का भी यही था कि बारिशें जो हैं वो कम हो गई हैं। उस वक्त जो हमने ये था 2018 का, तो बारिशें अब कम हो गई हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो राइज हुआ है। ये लोगों का कहना था, राइट वहाँ लोगों के, वो उन्होंने भी फील किया कि जो गर्मी है वो उसमें शिद्दत आ गई। तो एक तो ये गर्मी पे होता, दूसरा ये है कि जो हवा है उसमें जो पोल्यूशन है वो अगर फॉरेस्ट है तो वो हवा साफ करता है, यानी उसमें सही ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होगा, और कार्बन का जो इमिशन होती है ये कारों से और यानी बर्निंग ऑफ ऑयल से, गैसेस से, या तो वो जज़ब ग्रीन करते हैं हाउस और हमें गैसेस ऑक्सीजन मिलेगी इससे, कि को वो जज़ब करते हैं। तो ये एक होता है। दूसरा और दूसरा ये है कि वो जो जरखेज़ी चली जाती है, तो आप एग्रीकल्चर भी वहाँ पे वो प्रॉपर नहीं हो सकती, अगर आप वो या एरोइन की वजह से, या जिसको जो कटाव जो होता है उसकी वजह से, जो खाद कहते हैं सिंधी में, और कटाव जो होती है उस वजह से जो है वो जरखेज़ ज़मीन, क्योंकि उमूमन हमने देखा है कि जो जरखेज़ ज़मीन होती है वो जो फर्स्ट जो होता है, ऐसे समझिए कि 1 फुट उसमें ज़्यादा जरखेज़ी होती है, ज़मीन के नीचे इतनी जरखेज़ी नहीं या होती, तो ऊपर का लेयर अगर चला जाएगा तो इसमें सही, जरखेज़ी बहुत कम हो जाएगी। यानी कि वेजिटेशन और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो भी इफेक्ट होती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर उससे इफेक्ट पड़ेगा हमारे फूड चेन पे, फूड साइकिल पे, फूड रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब का इंटरनेट प्रॉब्लम है। मैं एक जगह पढ़ रहा था नाजरीन के पाकिस्तान में 1990 से लेकर अब तक 14% डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, जंगलात की कटाई 14% तक हो चुकी है। ये जो हीट वेव है, जैसे कि हमने कहा कि पाकिस्तान जिस रीजन में है, इस माहौलियात और जंगलात की कटाई या कह लें कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से 3.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ है। ना सिर्फ 3.5 डिग्री। सारी ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरी तरफ से, जी कुछ जी जी प्रॉब्लम होगी, जी, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम। जी जी मैं अभी बता रहा था नाजिन को कि 3.5 डिग्री टेम्परेचर राइज होने का मतलब ये है कि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जी जी बिल्कुल। ये पानी ओवरऑल ज्यादा अगर आएगा, सैलाब आएगा। जी, जी ये तो अगर आप ग्लोबल लेवल पे जाएंगे ना, तो नहीं ये हमारे ग्लेशियर रीजन में भी बेल्ट। 3.5 डिग्री अगर अब गया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो हलचल होगी ना, हमारे पास इतने जी 3 माउंटेन्स हैं, जी नहीं, मैं रेंज। वो दूसरे कह रहा था कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा तो फिर सी लेवल राइज भी होगी। अगर जी हाँ, पानी जब ग्लेशियर मेल्ट आएगा होगा, तो एग्जैक्टली। सी लेवल राइज भी होगा, और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी इंक्रीज, और जो बरसातों का जो पैटर्न है, रेनफॉल का जी पैटर्न, हाँ, वो भी टोटली चेंज हो जाएगा। और वो और हम जो नजर आ रहा है, क्रॉप्स हैं, हम देख रहे हैं जी। जी, जो क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड पे भी ग्रेटली इम्पैक्ट होगा। अभी हमारे यहाँ राइस जो कल्टीवेट होती थी वो जून से शुरू होती थी, लेकिन वो शिफ्ट हो गई, और क्रॉपिंग शिफ्टिंग इन क्रॉप सोइंग एंड हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जो हमारे यहाँ जो राइस कल्टीवेशन थी लाड़काना और अपर सिंध में, वो होती थी जून में शुरू, लेकिन अब वो जुलाई और अगस्त में हो गई है। तो ये सारी शिफ्टिंग हो गई है, और बरसातें जो जून जुलाई से शुरू होती थी वो भी थोड़ा डिले हो गई हैं। अब वो उनका जो पीक है वो जुलाई और अगस्त और सितंबर तक वो चलती हैं। जी हाँ तो इसका ये सारा जो ग्लोबल वार्मिंग का वो इम्पैक्ट तो हो रहा है पूरे इस पे, क्लाइमेट पे। और डॉक्टर साहब, क्या सॉल्यूशन क्या है? मतलब पहली बात तो ये कि लोगों को हसास किया जाए इस इशू पे, कि एक पार्टिसिपेशन फैक्टर को इन्वॉल्व किया जाए। हर आदमी जो है ये अर्बन फॉरेस्ट में या नॉर्मल फॉरेस्ट में। अच्छा, अभी हम आते इस सॉल्यूशन से पहले हम मैंग्रोव की तो बात कर लें, जो कि तबाही आई है हमारे डेल्टास पे, हमारे सी साइड पे। हमने 8 लाख 1930 में 8 लाख हेक्टर पे मैंग्रोव जंगलात थे,
और अब वो रह चुके हैं 1 लाख हेक्टर, यानी कि 8 एक गुना कम हो गए हैं। और जी जी इसकी वजह से कराची और ठट्टा स्पेशली वुल्नरेबल हो गया है। अगर कोई थोड़ा सा भी साइक्लोन आता है तो ये कराची को उड़ा के रख देगा। कराची और ये ठट्टा जो है तबाह हो जाएंगे। जी जी ये डॉक्टर मैं साहब सही असल कह रहा हूँ? में जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब असल में जो मैंग्रोव हैं पाकिस्तान में, वो कहा जाता है कि दुनिया के हिसाब से उनका जो नंबर है वो 7वें नंबर पे आते हैं जहाँ पे। अब वो हम मैंग्रोव लोग। जो पहले काफ़ी काफ़ी एरियादी पे थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान में अगर हम देखें तो ये 95% जो जो मैंग्रोव हैं वो डेल्टा के एरिया में आते हैं, बाकी जो है वो बलूचिस्तान और उस साइड पे चले जाते हैं। तो जो डेल्टा के रीजन में आते हैं तो उनमें काफ़ी, मैंने आपको कहा कि मुझे तो डेटा था वो 72 का, आप तो नहीं तो पहले चले गए, तो वो उस वक्त तो 4 लेक हेक्टर्स पे, लेकिन अब वो कम होके कोई कहता है कि 100 लेक पे हैं, कोई कहता है कि जी हाँ। 150 पे, जो डिफरेंट फिगर्स हैं उस पे। अब बाकी जो मैंग्रोव जो 8, हैं 4 और 1। जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। अब देखें कि जो ज्योग्राफी देखें या फिजिकल जो एलिवेशन देखें डेल्टा की, तो वो बहुत ही फ्लैट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इसकी एलिवेशन आती है वो आती है, मकली हिल्स हैं जो वो 30 मीटर तक आते हैं। बाकी जो मेजॉरिटी डेल्टा है, मोर देन 50% ऑफ डेल्टा वो विदिन 5 मीटर्स हाइट में आती हैं। तो अगर कोई भी खुदा ना खासा कोई सुनामी आती है, तो ऐसे समझिए कि मोर देन 50% वो जो डेल्टा है वो कंप्लीटली, वो मैंने इसकी मॉडलिंग भी की थी कि कितना एरिया जो वो इम्पैक्ट है, तो 50 to 75% वो फ्लडेड हो जाएगा अगर खुदा ना खासा कल कोई सुनामी आती। अच्छा, जो अमूमन हमारे यहाँ ज़्यादातर आता है कि जो जो बदीन है वो इम्पैक्ट हुआ है, मैंग्रोव ये वो। असल में और ठट्टा को भी हम करते हैं, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन की और जो देखा उसमें ये था कि क्योंकि ठट्टा अब सब डिवाइड हो गया है 2 डिस्ट्रिक्ट में, सिजावल और ठट्टा। सिजावल ठीक। जो है वो लेफ्ट बैंक पे है ऑफ द रिवर इंडस, और ठट्टा आ गया है राइट बैंक पे। मैंग्रोव की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा जो अफेक्टेड हुई है, जो जो वो हुई है सिजावल साइड पे। सिजावल साइड पे मैंग्रोव जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हैं, लेकिन इतने नहीं हैं। जो कुछ अच्छा। भी अभी बचे बचे हुए हैं वो हैं ठट्टा साइड पे, और ठट्टा साइड पे थोड़ी एलिवेशन भी ज़्यादा है। अच्छा, जो जो सी जो इंट्रूड कर रहा है ना, वो ज़्यादा कर रहा है लेफ्ट साइड पे, यानी सिजावल की तरफ से इंट्रूजन उसकी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी हद तक वो आ रहा है, और उसकी जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड है सिजावल की वो बहुत ही अफेक्टेड हुई है, बहुत ही वो इंक्रीज हुई नजर आ है। रहा है ना, जैसे लॉजिकल आप कह रहे हैं कि सजावल साइड पे मैंग्रोव्स तो ना होने के बराबर है, तो ना होने के बराबर है, बिल्कुल सही सी बात है, का ना होने उस के तरफ बराबर। बढ़ना जो है वो एक लॉजिकल बात भी है ना, कि सी उस तरफ इंट्रूजन कर रहा जी, है। जी, जी। जी। मैंग्रोव तो बहुत ही, एक तो एनवायरनमेंट को छोड़ें, लेकिन ये जो जो दूसरी जो एनवायरनमेंट यानी एयर और उसको टेम्परेचर को छोड़ के अगर हम वो देखो एक्वेटिक लाइफ है, उसके लिए भी जो ये जो फिश की जो अफ़ज़ाइश है उसके लिए जी हाँ। ये बहुत ही मुफ़ीद हैं। काफ़ी जो लोग हैं जो डेल्टा में रहते हैं उनकी लाइवलीहुड है, इवन का ज़रिया है। और उसके अलावा ये सुनामी से बचाव के लिए से समझे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये डॉक्टर कोई साहब, भी देखें, सुनामी तो बड़ी चीज है ना। एक छोटा सा साइक्लोन भी आ जाए वो साइक्लोन भी है, काफी जी, जी, हर्ट करेगा, वो डैमेज करेगा, क्योंकि हमने मेन फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस ही उड़ा दी है। अच्छा, उड़ा दिए कोई भी, ये जी। ये कौन कर रहे हैं? मतलब ये खुद ब खुद खत्म हो रहा है, मतलब कौन कर रहा है ये क्या इसमें है ये, जो थोड़ा सा देखें, बताएं। एक तो ये है कि हम जो जो हैं हम खुद काट रहे हैं इसमें, हम खुद इन्वॉल्व हैं उसमें, हमारे इदारे जो हैं जिनको उनको बचाव करना चाहिए वो भी इन्वॉल्व हैं, और कुछ जो है अच्छा। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि का पानी का जो ओवरऑल है डेल्टा की तरफ ओवरऑल देखें वो डिक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर हम 1956 से लेके तो वो ऐसा ऐसा कम हो रहा है, और जो 2000 से लेके 2005 तक बिल्कुल नहीं गया। अभी गुज़श्ता साल ही 12 मिलियन एकड़ 11-12 मिलियन एकड़ फीट तक पानी गया है। इस साल भी अभी जो मैं कैलकुलेट कर रहा था वो तकरीबन 7 मिलियन एकड़ फीट गया है। जो इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनकी है कि आप जो एनवायरमेंटल फ्लो है डेल्टा को का वो 8.6 मिलियन एकड़ फीट होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस साल जो बारिशें हुई हैं तो वो हो जाएगा। तो एक ये हो फैक्टर जाए। है। दूसरा वो, हाँ जी जी इंशाल्लाह। और दूसरा वो जो है कि उनका जो जो मैंग्रोव की है
काफ़ी एनजीओ वगैरह आती हैं, वो प्लांटेशन भी करती, लेकिन उसकी केयर नहीं होती। जैसे वो छोटे प्लांट्स होते हैं तो वो जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी है, वहाँ पे अपने मवेशी, माल मवेशी छोड़ देते हैं, तो वो खा जाते हैं उनको, ये ऊँट वगैरह वो खाता है उसको, तो वो वहीं पे वो जैसे कहते हैं नहीं, निप इन द बड, वो वहीं पे वो ख़त्म हो जाता है। सही बात। तो ये रीज़न है इसकी, इनकी तबाही का। मतलब गवर्नमेंट लेवल पे ये जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जी, जी। ये फॉरेस्ट इसके डिपार्टमेंट, अंडर में। जी। जी, फॉरेस्ट और कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, ये उसकी भी ज़िम्मेदारी है, दोनों ये रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है ना, कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं ये। अच्छा, दूसरा अगर हमें डेल्टा का, एक तो मैंग्रोव का ये हो गया कि फर्स्ट डिफेंस ऑफ लाइन, साइक्लोन की से सुनामी हो गई, या जो कभी-कभी तेज़ हवाएँ चलती हैं, जो साइक्लोन भी ना भी हो ना, तो सिर्फ तेज़ हवाएँ जो अब 30 किलोमीटर पर आवर से जाती हैं, तो भी ये काफ़ी जो इनके गाँव हैं वो डूब जाते हैं डेल्टा में। तो इसके ओ, लिए पिछली जो गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि यहाँ पे इनको लेवी दे, क्योंकि ये लेवी है नहीं। पानी जो समंदर का है वो जब वो टाइड आती है तो वो मीलों अंदर तक चला आता है, और काफ़ी वो फिर जब वापस जाता है तो वो एरोड करता है, यानी वो डेल्टा जो है ना वो एरोड होता रहता है। यानी टाइड आएगी तो स्लो स्लो आती है, जब जाती है बहुत जी तेज़ी हाँ। से जाती है तो एरोड हो जाती है, तो वो जो इनकी क्रीक्स बनती रहती हैं। तो उन्होंने प्लान किया था कि जो जहाँ तक जो नुकसान हुआ आगे इसको करने के लिए एक इसको डेल्टा के जो पेरीफेरी है, जो कोस्टल टाइडल फ्लड प्लान की पेरीफेरी पे हम एक बंद देते हैं, प्रोटेक्टिव बंद। तो उन्होंने कांटेक्ट भी किया था हमारे सेंटर से कि कैसे करें, वो उनको मैप्स किए, लेकिन पता नहीं वो उसको ये कहा कि आप उसको सिर्फ बंद ना बनाएं, बल्कि एक कोस्टल हाईवे है जो पूरी की पूरी लेकर जाएं, वो जो बदीन तक चली जाए। तो इससे जो है कराची से उनको जो लोकल कम्युनिटीज़ का वो राब्ता भी बहाल होगा, और ये ड्यूअल पर्पज़ होगी, एक तो वो लोकल कम्युनिटीज़ को भी फ़ायदा होगा, और दूसरा ये कि ये प्रोटेक्ट करेगी जो जब कोई भी साइक्लोन वगैरह से काफ़ी लोकल कम्युनिटी को प्रोटेक्शन मिलेगा। इसका एक मैं एग्जांपल दूँ कि मियां नवाज शरीफ से पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने तकरीबन 40 किलोमीटर कोस्टल हाईवे के नाम से उन्होंने बनाया था। वो ठीक। हाईवे जो कि वो कभी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन वो अभी काफ़ी काम कर रहा है, यानी वो काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहा है। कोस्टल हाईवे कैसे, मतलब ये मैंग्रोव का अल्टरनेट कैसे हो सकता है? नहीं, मैंग्रोव का अल्टरनेट नहीं हो सकता, कि मैंग्रोव का तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। वही मेरा ना। कहने का मतलब, हाँ, मैंग्रोव क्या है कि वो एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करते हैं, एक्वाटिक लाइफ, वो सारा जो है ना, मैंग्रोव जितना का तो कोई जी हाँ। अल्टरनेट नहीं। लेकिन मेरा जी ये हाँ। है कि मैंग्रोव तो आपकी अगर साइक्लोन आता है तो उसको पानी को रोकेंगे, लेकिन वो 100% तो आपके नहीं रोक सके, क्योंकि वो ऐसे का इम्परमेबल तो नहीं है। तो उनके पीछे ठीक। जो जो जी। जो है वो प्रोटेक्टिव लेवी का भी होना मस्ट है। ओके। या जी 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 जी, वो उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कर लेना। और डिफेंस, लेकिन हमने सेकंड तो लाइन ऑफ डिफेंस, एग्जैक्टली। जी, जी, जी। हम तो अभी फॉरेस्ट पे बात कर रहे हैं। तो मतलब आप जी, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी बात करते हैं कि ये जी, कि जी। ये पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे हो, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, अ, अ, हर जगह अस हमें हमें पता मेरे होना मेरे चाहिए ख्याल कि जी। में, जी, जी, जी। जी। उसमें ये होगा, देखें, सिंध में जो 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 फॉरेस्ट को मैं पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, पर्टिकुलरली जब मैं फोकस करता हूँ सिंध पे, तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट जो है 3 के अक़साम के हैं। ठीक है, एक हो गए अच्छा। जो रिवरइन फॉरेस्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा वो रिवरइन फॉरेस्ट हैं। उसके बाद हैं इरिगेटेड, जो इरिगेशन पे ही डिपेंड करते हैं, यानी कैनाल सिस्टम पे इरिगेट होते हैं। और थर्ड जो ये मैंग्रोव हैं, जो जो कोस्टल एरियाज में हैं। तो ठीक। अब हमने क्या किया है, जो जो दरियाए सिंध में है, हमारे सबसे ज़्यादा जो जो फॉरेस्ट हैं, उनको हमने काट के उसको कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चरल लैंड में, और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं सैटेलाइट इमेजेस देखता रहता हूँ, ऐसे समझिए कि हमारी जो मोर देन 50% हमने वो कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर हो गए। जी हाँ। आ जाए हमारा जी। इरिगेटेड एरिया में, जो फॉरेस्ट हैं, जिसमें पई फॉरेस्ट है, खिप्रो फॉरेस्ट है। खिप्रो फॉरेस्ट का मैं देख रहा था एरिया, तो वो ऐसे समझें कि 2003 में भी सपोज वो लिखा हुआ है मेरे पास, तो वो कितना था, लेकिन वो भी अब बहुत कम हो गया है कि वो था 814 हेक्टर्स पे था, लेकिन वो कम होके अब जो है 260 हेक्टर्स पे हो गया है। लेकिन कोई ठीक पूछने है। वाला नहीं है। अब असल मसला ये है कि हमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि जी जंगलात हाँ। हमारे लिए बहुत ही अहम है।
अगर जंगलात नहीं होंगे तो हमारी जो फसलें भी नहीं होंगी, इनडायरेक्ट मैं कहता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, बारिशें रेगुलर होगी, कोई पैटर्न नहीं होगा, तो हमारी एग्रीकल्चर पे होगा, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, हमारी जो जो हवा है जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें रियलाइज कराना पड़ेगा लोगों को। वो के तरीके हैं कि तो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और दूसरा ये कि हमें जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे हमें जो है कोर्सेस, वो जो सेकेंडरी हो, प्राइमरी लेवल हो या यूनिवर्सिटी लेवल तक हमें, अब जो यूनिवर्सिटी में अब हम जाते हैं तो सिर्फ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों को वो ऐसे कोर्सेज होते हैं जो वो करते हैं। बाकी जो सपोज हम एग्रीकल्चर में, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिसमें इम्पोर्टेंस पढ़ाई जाए कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट में, एग्रीकल्चर में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है लाइवलीहुड के हिसाब से। यानी एक कोर्स होना चाहिए जिसमें पता चले कि फॉरेस्ट का। और अगर आम पब्लिक को अवेयर करना है तो उसके लिए हमें जो प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, जो हमारी, और उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हट के सवाल है, हमारे यहाँ कोई ग्रीटा थंडरबर्ग जैसी फिगर क्यों नहीं पैदा होती? मतलब ये तो चले एक सरकार हो गए जो कि वो एक बच्ची है यूरोप में 12 साल की, आप जानती है ना? जानते हैं आप? तो मतलब हमारे यहाँ भी तो ऐसी फिगर जो होनी, मतलब हम लोग क्यों नहीं, मतलब मैं अपनी भी बात, सब हम लोग ऐसी चीजें हमारे माशरे में नहीं पैदा होती। और दूसरा ये कि एक और भी जो चीज है ना, मतलब मैं यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ, एडमरा में, मैं जाता हूँ एक ट्री को देखता हूँ, मतलब वो 100 साल पुराना ट्री खड़ा हुआ है, मतलब बीच सड़क पे, मतलब और ऐसे बेशुमार है ना। तो ये भी तो एक फॉरेस्ट का एक जरिया है ना, कि हम शहरों में अर्बन फॉरेस्ट ग्रो कर लें, एक घर एक दरख्त को ऐसे ही पाल ले, अडॉप्ट कर ले जैसे कि वो अपने बच्चों को पालता है, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ना काटने के लिए, दरख्त काटना एक गुनाह तस्वुर किया जाए और एक कत्ल तस्वुर किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब ये सारी चीजें बिल्कुल नापैद हैं कोई। जी देखें, कुछ तो हमें रेगुलेशंस करनी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा कि दरख्त काटना एक कत्ल के बराबर है, तो हमें रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, वो रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे, और उनको ना सिर्फ बनाने होंगे बल्कि इम्प्लीमेंट करना भी होगा। देखें, आपको पता है कि जैसे मलेशिया में, वहाँ पे देखें फॉरेस्ट पहले ही ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि अगर आपको बैचलर्स की डिग्री तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप कोई प्लांट नहीं ग्रो करेंगे और बड़ा नहीं होगा, तब तक आप, यानी आप जबरदस्त, ये गुड आइडिया है। जब तक आप एक प्लांट नहीं लगाएंगे तब तक आपको वो डिग्री नहीं मिलेगी। इस तरह के कुछ हमें भी करना पड़े। कुछ यहाँ पे एनजीओ हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन एनजीओ का मैंने देखा है कि मोटे वो वाला नहीं है जो होना चाहिए। उनके दूसरे कुछ भी हैं, लेकिन वो असल में जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन और कोई, यानी गवर्नमेंट तो करेगी भी नहीं, वो हम कम्युनिटी को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कम्युनिटी सर्विस सिस्टम हमारे यहाँ खत्म होता जा रहा है। मतलब हमारे यहाँ एक एधी, और हमारे यहाँ खाना खिलाने पे ज्यादा तवज्जो है ना, कि हम लोग 50 आदमी को खाना खिला के जो लेकिन है ना, वो फिर सुबह खाना खिलाते हैं, दोपहर में फिर भूखा हो जाता है, फिर उसको खाना खिलाते हैं, फिर रात में, मतलब हमारे। लेकिन अगर यही कम्युनिटी सर्विस इस तरफ आए, सब ग्रीनरी की तरफ, सफाई की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ, मैंग्रोव की तरफ, जी तो खाना तो फिर तो वहीं से मिल जाएगा ना। वो तो असल क्या है कि हम उनको खाना दे रहे हैं, उनको फिश दे रहे हैं, फिश कैचिंग नहीं दे रहे हैं कि हाउ टू कैच द फिश। जी हाँ, तो अगर फॉरेस्ट लगाएंगे तो खाना मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। असल वो हम नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें आम लोगों को पता नहीं है कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। वो तो सिर्फ उसमें वो लकड़ी को देखता है कि लकड़ी जो मैं काटूं और उसको मैं सेल करूं और उसको यूज करूं। मैं आपको दूं कि एक जैसे रेड प्लस का ये आया है कॉन्सेप्ट के, जिन ममालिक में ये है, खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक पाकिस्तान के, जहाँ पे है फॉरेस्ट हैं, तो उनको हम पे करें कि वो फॉरेस्ट ना काटें और वहाँ पे हमारी कार्बन कंजर्व हो। और ये 2013 से कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो पाकिस्तान ने 2015 में इसको किया, लेकिन अभी तक वो पैसे भी लिए हुए हैं, लेकिन कोई उसके अंडर जो है एक्टिविटी नहीं आ रही है। आपकी नॉलेज में कोई ऐसा सिस्टम है पाकिस्तान में, या ऐसे इदारे हैं जैसे कि ओवरसीज पाकिस्तानी? मुझे एक दफा मैंने खबर पढ़ी थी, बड़ा अच्छा लगा था। एक इंडिया के एक हॉलीवुड बॉलीवुड के स्टार हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जब उनका बेबी हुआ तो उन्होंने अपने बेटे को एक जंगल गिफ्ट किया।
अच्छा, ये क्या जबरदस्त, खूबसूरत ये बात, मैंने मुझे ठीक है पता। ना? अच्छा, जहाँ है ना? जंगल तो गिफ्ट किया उसका वो उन्होंने केयर और करेगा। जी, जी। केयर तो वो करेंगे, उसको वो बड़ा होगा केयर कर। जी। जी, जी। तो तो इस तरह के जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो कोई एक कनाल, 2 कनाल या 1 एकड़ पे जंगल उगाना चाहें, जी, जी। तो वो पाकिस्तान में, सिंध में कहीं कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ने कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें वो जुड़ना चाहे, अगर बताएं तो बड़ा अच्छा हो। मेरे ख्याल में ऐसा सच कुछ नहीं है। वो भी जो भी होगा तो वो भी थ्रू गवर्नमेंट ही होगा। ऐसे कोई बंदा अपनी जमीन दे दे तो ठीक है। अगर गवर्नमेंट के जैसे मैंग्रोव हैं, मैंग्रोव तो जमीन तो पड़ी हुई है। ऐसे जी लाखों जो हेक्टर हेक्टर जमीन है, जो टाइडल फ्लड प्लेन एरिया है, जहाँ पे टाइड हर रोजाना आती है, वो चली जाती है, और किसी ऐसे जमीन है, बैरन लैंड है, तो उस पर अगर मैंग्रोव लगाएं तो, लेकिन वो भी जो होगा वो थ्रू थ्रू गवर्नमेंट ही होगा ना, कि मैंग्रोव लगाएं। और सिर्फ नहीं, अच्छा, दूसरा ये है कि हमें मतलब हमें जी हमें जो है, तो हमें जैसे वो आपने कहा कि कोई अडॉप्ट कर ले, जैसे इंडिया में हुआ है, तो हमें जी एक थोड़ा वो भी इसमें डालना पड़ेगा। अगर लोगों को करना है कि फॉरेस्ट के लिए सेंसिटिव बनाना है, तो हमें इसमें थोड़ा मजहबी भी देना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉरेस्ट और दरख्त की इम्पोर्टेंस कैसी बनाई है। यानी थोड़ा थोड़ा जो हमें रिलीजियस लीडर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर वो जो लोगों की जो तालीम है ना, वो फॉरेस्ट के हिसाब से वो ज्यादा कुछ जी जी। होगी। अभी आप जब ये कह रहे थे ना कि कानून बनाना पड़ेगा, तो मैं वहां पे ये सोच रहा था कि क्योंकि मजहबी तौर पर, रिलीजियस इस्लाम की तौर पर हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन सबके पास दीनी तालीम तो घर से और हर जगह से मिली होती है, उनको ये बात पता है कि दरख्त लगाना कितना जबरदस्त काम है, कितना इनकरेज जी, किया है। तो हमें मतलब किसी कानून की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, जी, दरख्त जी। ना असल काटने के लिए। जी असल लोगों को वो शऊर पैदा करने का, शऊर नहीं है असल में, वो शऊर पैदा करना वो पड़ेगा। अब जी देखें, वो जैसे मतलब कच्चा है ना, तो वो कच्चे में वो दरख्त काट के और एग्रीकल्चर कर रहा है। यानी उस बंदे को पता नहीं है कि ये अच्छा एग्रीकल्चर, जब वो दरिया की वो जैसे अभी फ्लडिंग आ रही है, तो वो फसल सारी की सारी वो चली जाती है, और वो सारा एरोड होकर उसकी जमीन चली जाती है। तो आप दरख्त काट रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें कुछ भी नहीं करी, तो उन बच्चों सर, उन लोगों को बताना पड़ेगा कि हमें दरख्त की इम्पोर्टेंस है, इससे आप इतनी ही पैदावार ले सकते हैं सर इससे आगे भी हो फॉरेस्ट। रहा है, मुझे पंजाब के दोस्त बताते हैं, एक तो दरख्त काट के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और कुछ लोग एग्रीकल्चर जमीन को वो सोसाइटीज बना रहे हैं, जी, जी। वो तो वो रेजिडेंशियल तो सोसाइटी, मैं यानी इससे भी हद से भी आगे निकल गए हम लोग, एग्रीकल्चर आग आग जमीन आग पे जी बिल्डिंग बना के जी। जी। एक फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता, हाँ, मतलब हम हद से आगे। तो बाकी कानून यहाँ बनना चाहिए रेगुलर, कि आप एग्रीकल्चर लैंड को किसी सूरत कन्वर्ट नहीं कर सकते सोसाइटीज में, या फॉरेस्ट को नहीं कर, ये रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन वो तो असल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना। जैसे ये देखें, कराची में अभी हालिया दिनों में वो रोना, आप न्यूज़ पे देखते होंगे, ये नया जी जी नाज़िमाबाद डूब गया, ये हो गया नया हाँ हाँ, नाज़िमाबाद। मैं जी 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 मुझे पता नहीं था कि ये क्यों डूब गया, क्योंकि उसके जो बंगले देख रहा था, मैं यूके और यूएस को देख रहा था, यार ये जबरदस्त है। फिर मैंने इसकी जी हाँ। खोजना की, असल पता है क्या है मसला। मसला है कि क्या मसला? नया नाज़िमाबाद जो इन्होंने बनाया है, वो है मंगो पीर लेक। लेक में जाके बनाए हैं उन्होंने, तो लेक तो भरनी थी, मतलब वो लेक भरी हुई है। लेक के अंदर और दरिया के अंदर आप बैठेंगे तो पानी तो आएगा। वेट, पानी तो जी आएगा। अभी ये पानी ऐसे निकलेगा भी नहीं ना, क्योंकि वो मैं आज भी सैटेलाइट का इमेज देख रहा था इसका, नया नाज़िमाबाद को पूरा भरा हुआ है। अब लेक को आप पूरा खाली करें तो जाहिर है, तो नया नाज़िमाबाद भी खाली होगा। अगर लेक के अंदर ही आप ऐसी कॉलोनियां बनाएंगे, आप वेटलैंड एरिया को खत्म करेंगे। शहरों वेटलैंड के एरिया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसको अगर आप जी खत्म हाँ। करेंगे तो जाहिर, तो ये नतीजा तो नेचर तो अपना वो रिवेंज लेगी ना, वो तो होगा ही होगा। ये मैं इसको मुजरिमाना गफलत समझता हूँ, एक क्राइम समझता हूँ इस चीज को। हमें ये जी, शऊर भी आना चाहिए कि कोई क्वेश्चन तो करे इन लोगों को। चले हमें पहले नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, अब तो पता चल गया कि इन्होंने एक बहुत ही बिल्कुल। वेटलैंड को, एक लेक को जो है ब- यूज किया है, जो कि पब्लिक हम्म, प्रॉपर्टी था। आपको जी, जी। मैं बताऊं, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि नया नाजमाबाद में मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये आरिफ हबीब बहुत बड़े टाइकॉन है। ब- जी। वहां पे वीडियो नहीं बनाने दी जा रही, वहां पे हम्म। गवर्नमेंट मशीनरी नहीं जा सकती जी, हम करेंगे। तो ये इतने पावरफुल, ये माफिया है ना एक्चुअली। जी, जी। असल में वो तो नहीं जाने थे, लेकिन मैंने भी इनको सोशल मीडिया बहुत, मुझे पता नहीं था पहले, मुझे ये 4-5 दिन पहले, अभी जो सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट तो इनके हाथ में नहीं है ना, वो तो क्लियर जी पिक्चर नहीं दिखा नहीं, रहा है कि आपने कहा क्या ये किया, जुल्म किया है वो। सही ऐसी सही बिल्कुल सही।
वो लेक के बीच में बनाया हुआ है, तो वो तो डूबना ही था रियली से। एक तो उन्होंने लेक को खत्म कर दिया, जो बायोडायवर्सिटी थी वहां की वो तबाह कर दी। मतलब एक राइट होता है एक लैंड का भी, मतलब बिल्कुल इनसेंसिटिव अप्रोच। और ऊपर से देखें ये उसमें घर बना दिया। चले आप उसको लेवल करते, कोई प्लानिंग करते, आपको शायद पता हो या ना हो, मैं वहां पे मैंने पता किया था, मिनिमम 5 मरले का घर जो है वहां पे 120 गज का 1 करोड़ से कम का नहीं है। ओह माय गॉड। 1 करोड़ से लोगों ने करोड़ रुपए के लिए हुए थे ये घर, जो कि डूब गए हैं और अभी तक नहीं निकले। लोगों के बेचारों के जहेज तबाह हो गए, जिनके नए नए घर थे, नया सामान, मतलब सब कुछ फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया होंगी, सारी तबाह हो गई होंगी ना। वो अब क्या बचा होगा, वो स्ट्रक्चर ही खत्म हो गई होगी। अब तो पानी वहां पे रुका होगा, वो तो बिल्कुल बुनियादों में चला गया है पानी। और तो वो तो करोड़ रुपए देकर भी सुकून नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि अर्बन फॉरेस्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। हमने एक वो अर्बन हीट आइलैंड पे एक थीसिस की थी स्टूडेंट की। उसमें हमने देखा कि वो 102 डिग्री टेम्परेचर का फर्क था, ये जो रोड पे और जो उसके साथ ही कोई वो गार्डन था या कुछ था। तो तकरीबन 1 से 2-2.5 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क था टेम्परेचर में, वहीं का वहीं। तो अगर ये आपने सवाल किया है कि अगर हम अपने अपने तौर पर दरख्त लगाएं तो कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकती है। बड़ा जी टेम्परेचर हम तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम नीचे ला सकते हैं। और ना सिर्फ वो टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमिडिटी की हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, उमन जो मई जून में हमारे खुश्क होती है बहुत, और जिससे स्ट्रोक का बहुत खतरा होता है, वो स्ट्रोक की जो पॉसिबिलिटी है या जो इम्पैक्ट है वो कम कर सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्ट्रोक के खतरा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो हम कर सकते हैं कि हम, क्योंकि वो जो ट्रांसपायरेशन होती है थ्रू ट्रीज, तो वो उसमें हवा में नमी का जो तनासुब होता है वो मुनासिब होता है, और वो जो हवा होती है उसका टेम्परेचर मुनासिब होता है। तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो जो आपने अपना अभी सैटेलाइट पे जो एक वो बनाया था न्यू नाज़िमाबाद वाला लेक का, वो जरा शेयर कीजिएगा ताकि थोड़ा सा लोगों में मजीद अवेयरनेस हो कि उनके साथ कौन सा हाथ हो गया। तो वो मुझे देखना पड़ेगा। एक मिनट सिर्फ मुझे दीजिए। अभी नहीं, बाद में कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। आप फिर किसी वक्त कर दीजिएगा, हम अपने प्रोग्राम के मैं वो फिर नहीं तो आपसे शेयर कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे कंप्यूटर में है। हाँ नहीं, अभी डॉक्टर साहब अभी आप बाद में शेयर कर दीजिएगा, हम अपने प्रोग्राम को एंड पे जा रहे हैं प्रोग्राम। तो लास्ट में एक कुछ लोग हैं, मतलब ये जो एनजीओज हैं, आपने कहा एनजीओज काम नहीं करें, लेकिन अगर ये एनजीओज, इनमें से अगर कुछ लोग उठ के बड़े मकसद के लिए आगे बढ़े, कोई मैंग्रोव का कह लें कि जिम्मेदारी ले लें, तो मुझसे अगर किसी ने राब्ता किया तो मैं आपसे कांटेक्ट करूं फिर थोड़ा सा गाइडेंस के लिए। और जी मैं कादर साहब, मैं क्या है कि यहाँ पे ऐसे समझे कि मुझे जो नेचर है ना, वो नेचर से लगाव हो। रियली मैं ऐसे काम करता रहता हूँ। वो काफ़ी कहते हैं यार आप इसे फ्री में कर रहे हैं, मुझे लगाव। और दूसरा, जब मैं फारिग होता हूँ ना, फारिग होते बंदे जो है ना रिलैक्स करते हैं, मैं जाके जो सैटेलाइट और क्या चेंजिंग आ रही हैं, जैसे मंचर लेक में क्या चेंजिंग आई हुई, और आम बंदों को पता नहीं चलता मुझे, क्योंकि सैटेलाइट तो हर जगह पे वो होता है ना। तो वो मैंने अभी एक आर्टिकल भी सिंधी में लिखा था। अगर कोई कहेगा को सिंधी लैंग्वेज जिसको आती होगी, तो वो सारा इस पे फॉरेस्ट पे था कि सिंध में फॉरेस्ट। मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ता हूँ सर, गूगल ट्रांसलेट करके। कुछ सिंधी मुझे आती है, कुछ सिंधी में गूगल ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली ये मुझे सिंधी नहीं आती है। जिस किसी को भी जो नेचुरल है रिसोर्सेज पे अगर सिंध में काम करना है, कोई हेल्प चाहिए, तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है। ग्रेट, क्योंकि कुछ अभी हम कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्लान कर रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ तवज्जो देना चाह रहे हैं। तो टीम बन रही है और बड़े विजन के साथ वो काम करना चाह रहे हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे ऑनलाइन एक कमिटमेंट वर्बल ले लिया कि मैं आपको नहीं, कोई मसला नहीं, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। और वो जो आइडिया ये आया है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी कोई जंगल को एडॉप्ट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो प्राइवेट लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हुकूमती इदारों से अगर वो मदद करें तो जैसे मैंने आपको बताया,
ये जैसे खिप्रो फॉरेस्ट है वो खत्म हो रहा है, हालांकि वो जमीन जी पड़ी है उस पे, उसकी इंकरेजमेंट क्या है कि वो जो सराउंडिंग में जो लैंडलॉर्ड है ना, तो उनकी जमीन है ना, वो जमीनें बढ़ा रहे हैं, वो फॉरेस्ट काट के जमीन बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जाहिर इन्वॉल्वमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी है, तो वो फॉरेस्ट उकड़ रहे हैं हमारे, वो सर, उनको एक वो सवाल अच्छे बड़ा जैसे। अजीब सा है, सवाल मैं आपसे पूछूं, क्योंकि मैं तो कराची में रहा, कभी मैं अंदर सिंध, अंदरूनी सिंध नहीं आया, लेकिन जी मैं जी हर जगह होता ना, ये जो आपने लैंडलॉर्ड कहा, ये सारे लैंडलॉर्ड तो खराब नहीं होते होंगे, कुछ अच्छे लैंडलॉर्ड भी होते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेजॉरिटी उनकी है ना जो खराब हैं, जो अच्छे हैं जो हाँ, काफी जैसे शाह साहब, हमें नाम मेरा ज़हन से निकल गया, नाम वो नहीं पढ़े ले, लिखे नाम हैं। रहने दे, लेकिन ये कि हाँ, हम उन लेकिन अच्छे लैंडलॉर्ड से, नहीं आपके नहीं काफी तवज्जुह से। बिल्कुल हैं, जी काफी हाँ। काफी जो है, लेकिन मेजॉरिटी जैसे ऐसे समझे 80 और 20 का रेशो निकाल लें, तो हाँ, 80% तो आपको चले वो लगेंगे जो, जी जी, वो हम 20% से हम राब्ता कर लेंगे। 20% से अगर हम राब्ता कर लें और उनके जी साथ जी का काम करें हम, तो जी क्योंकि हम कॉन्फ्लिक्ट में जा नहीं सकते, हम आम लोग हैं, और जी जी ये भी झगड़ा करते हैं तो फिर कोई रिजल्ट नहीं आता है फिर ना, लड़ाई झगड़े में। सही तो सही बात है, हम नहीं नहीं 80% से आपके जरिए राब्ता करके हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक वो दिखा सकते हैं कि भाई ये देखें, हमारे लैंड मौजूद है, इस पे फॉरेस्ट बनाने के लिए आप वहां से, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एक्सपेंसिव मामला है, सिर्फ जी जी, दरख्त नहीं नहीं कोई मसला नहीं, लगाए। हाँ, तो ये कोई एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सकता है। जी बिल्कुल और सही बात है आपकी, बिल्कुल मेरी दुआ है कि जबरदस्त आइडिया है ये। वो दिन आ जाए कि जब हम अपने बच्चों को जंगल गिफ्ट किया करें, हम भी। जी इंशाल्लाह हालांकि वो एक इंशाल्लाह। इंडियन बॉलीवुड का वो एक आइडिया आया था, लेकिन ये कि ये मतलब बहुत जबरदस्त है कि भाई हम हम्म। अपने बच्चों को जंगल गिफ्ट करें, एक फ्यूचर गिफ्ट करें ना। अच्छा, वो दूसरा ये कि जो वो मैंने कहा ना कि डिग्री का भी वो लिंक कर दें कि आप कोई एक जो है जो जी हाँ, पौधा जी हाँ, जी हाँ। लगाएं और उसको संभाल, वो भी यहाँ पे भी होना चाहिए, जैसे मलेशिया में है, वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मेरा ये कि वो भी यूनिवर्सिटीज को भी डिग्री कुछ बाउंड किए। और वालिदैन को भी, मेरा ख्याल है हम लोग अपने बच्चों को भी ये तरबियत देनी चाहिए कि जैसे आप अपने एक प्लांट को लेके ग्रो करें ना, एक जी प्लांट जी जो बिल्कुल, है जी जी उसकी आफ्टर करें हर बच्चे के नाम से। मैंने अपने फैमिली में ये शुरू किया है, अपने बच्चों को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हर जब बच्चे के नाम से जबरदस्ती प्लांट को जोड़ दिया जाए कि ये तुम्हारा जी प्लांट है, इसको ग्रो करना है। ये अच्छी बात है, रियली लाइक ये जबरदस्त है। ठीक है सर, हम अपना प्रोग्राम थैंक अब यहीं इख्तिताम करते हैं। जी जी, थैंक यू कारदार साहब, रियली आई मेरा ख्याल है एंजॉयड कि मैं हमारे आपका सारे जो। सवाल जो हैं काफी अच्छे माहौल में बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है जी जी इसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है हम्म, कि हमारे नाजरीन इस बात को समझे होंगे कि जी जी अब मैं डॉक्टर साहब एक बात जाते जाते कर दूं कि अब मैं लोगों से जब मिलता हूं, तो जब लोग कंप्लेन करते हैं ना मसाइल के, तो हम्म, मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, वो सब ठीक है, आप ये बताएं कि अपनी जिंदगी में नौकरी और फैमिली के अलावा आपकी क्या हॉबी है, आपने कोई ऐसी हॉबी अपनाई है जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रही है या सोसाइटी के लिए कर रहे हम्म, हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे, मुझ समेत हम्म, नहीं कर रहे हैं, तो आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है, बिल्कुल आपको सही बात। कम्युनिटी जी के जी साथ जुड़ने के लिए अपनी एक हॉबी हम्म, जरूर अपनाना चाहिए, चाहे वो ग्रीनरी का हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, हम्म, चाहे वो सफाई हो, एक आओ, चाहे जी जी कोई भी कम्युनिटी सर्विस हो। तो हम हम्म, अगर कोई शख्स आके कोई बात कहता है, तो उससे आप भी पूछेगा कि पहले ये बताओ कि तुम्हारी कोई हॉबी है जो तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो सोसाइटी कंट्रीब्यूट के करें, लिए? तो फिर तो जी जी आप, मेरा ख्याल है जब वो ये करना शुरू करेगा तो वो शिकायत करना भी बंद कर देगा। बंद करेगा, सही सही बात हर है, सही सही, हर हर जबरदस्त जी। हर इंसान अगर इस तरह की एक एक हॉबी सिर्फ अपने पास रखे और थोड़ा सा टाइम अगर हम कम्युनिटी को दें, तो फिर तो शायद हमारी बचत हो जाए, बस वरना मसाइल भी हल हो जाएं, मसाइल भी मसाइल हल भी हो काफी जाए। हल हो जाएंगे, जी जी, जी क्योंकि कुदरत का कानून है कि अगर हम कुदरत का ख्याल रखेंगे, वो हमारा ख्याल रखेगा, ख्याल रखिएगा, बिल्कुल और अगर बिल्कुल हम सब उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमें तबाह बर्बाद कर तो देगा, बात इस तो नाबूद कर देगा। इसी जी पॉइंट के साथ हम इजाजत लेते हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके और इतनी सारी नॉलेज लेकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। फिर जरूर हम आपको दावत देंगे अपने जी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम।
मैं आप अभी जाइएगा, मैं आपका प्रोग्राम लाइव एंड कर दूं, फिर हम आपसे बकायदा इजाजत चाहेंगे। जी।